अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कहते हैं कि मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा कभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हुआ करती थी, लेकिन कई साल गुजर गए, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की फॉर्मेशन के ऊपर ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख्याल आया और ना ही कभी मुस्लिम लीग नून ने उसके ऊपर अमल करने की जहमत की। लेकिन क्या वजह है कि मिसाक़ जमहूरियत की कई शिकों को छोड़कर सिर्फ एक शिक को चुना गया और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से पिछले कुछ दिनों से जितनी एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसके बाद लगता यह है कि बड़ी अशद ज़रूरत है पाकिस्तान के आइन और कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से। और उसकी एक मिसाल आज हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की ज़ुबानी भी सुनी, जिसमें कोयटा में उन्होंने जिसके ऊपर बात करते हुए बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि जो आइन और विफाक से रिलेटेड इशूज़ हैं उनको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुने तो ज़्यादा बेहतर और मौसर साबित होगा। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सूबों की सतह के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। अगर इनकी इतनी अशद ज़रूरत थी तो इतने साल ये सियासी जमातें आखिर खामोश तमाशाई क्यों बनी रही हैं। और फिर ये कि दूसरी जो नुकात रखे गए थे मीसाक़ जमहूरियत में, आखिर उनके ऊपर अमल दरामद कब किया जाना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज अदलिया के हवाले से इस हवाले से भी बड़ा अहम दिन था, क्योंकि आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत होनी थी, लेकिन उसमें हमने देखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रेजिस्टेंस का मुजाहिरा किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का जब इजलास हुआ था तो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने भी अपनी रेजिस्टेंस शो की थी और दोनों जजेस की तरफ से खतूत की शक्ल में ये रेजिस्टेंस शो की गई। आखिर अदलिया किस ट्रैक के ऊपर चल रही है और इसके कितने असरात होंगे और इस बढ़ती हुई खलीज का सही मायनों में जिम्मेदार कौन है, हुकूमत है या वो कानून साजी है जो कि अभी इन प्रोसेस है, या फिर ख़ास तौर पर नए चीफ जस्टिस साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हुकूमत के पास कार्ड्स की सूरत में मौजूद हैं, लेकिन कोई भी कार्ड शो करने के लिए हुकूमत इस वक्त तैयार नज़र नहीं आती। इसी पूरी सियासी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए मौजूद है न सिर्फ ये कि सीनियर सियासतदान है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर भी हैं सेनेट में, सेनेटर अली ज़फ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि इस वक्त अदालत से जो माहौल और जो खबरें आ रही हैं, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मामलात मज़ीद गर्म से गर्म हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले जस्टिस मंशूर शाह साहब की नाराज़गी ख़त की सूरत में ज़ाहिर होती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, और आज हमने देखा है कि आर्टिकल 63A का केस सुनने से माजर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कर ली। उसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जजेस को तो तनख्वाह मिलती है केसेस सुनने की, और अगर वो नहीं आएंगे तो कोई और आ जाएगा। तो आपके ख्याल में ये रेजिस्टेंस बहुत बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है आपको? जी, बढ़ती हुई भी है और यकीनी तौर पे ये एक हाउस डिवाइडेड है। हम्म। बड़ी इसमें इस वक्त क्लियर डिमार्केशन है। हम्म। मुख्तलिफ जज साहिबान का मैंने नहीं देखा पहले। एक बार हमारी तारीख में हुआ था जरूर, लेकिन उस वक्त एक जज साहब एक तरफ थे और बाकी सारे जज साहब दूसरी तरफ थे। हम्म। इस बार ये डिवीजन कुछ ज्यादा ही हो गई है और बार बार नजर आ रही है। हम्म। लेकिन जो इशू जिसका आप डिस्कस कर रही हैं, इसका थोड़ा सा अगर आप जायजा लें तो आपको नजर आएगा कि असल प्रॉब्लम क्या है। हम्म। प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत चाहती है किसी सूरत में, और जिसका आपने अभी कोट भी किया अपनी ओपनिंग में बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट, हम्म। हुकूमत के वो हमायती हैं और हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ है कि किसी सूरत में आईनी अदालत बन जाए, और उसके लिए उनको चाहिए एक आईनी हम्म। तरमीम के लिए उनको चाहिए टू थर्ड मेजोरिटी। हम्म। टू थर्ड मेजोरिटी उनको मिलती नहीं जब तक कि ये आर्टिकल 63A का जो फैसला है, जिसमें ये कहा है कि आपका वोट काउंट ही नहीं होगा हम्म। अगर आपने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट किया। जब तक वो फैसला कायम है तब तक हुकूमत को नजर आता है कि ना टू थर्ड मेजोरिटी होगी, ना आईनी तरमीम होगी, ना आईनी कोर्ट बनेगा। हम्म। तो हुकूमत ने अब सारी कंसंट्रेशन अपनी इस बात पे कर दी है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट को वहां से ये फैसले को खत्म करा दिया जाए। हम्म। उसके लिए पहले वो एक्ट लेके आए। एक्ट में उन्होंने ये कहा कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस जो हैं वो कमेटी बनाएंगे कि हम्म। कौन सा बेंच है हम्म। सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो एक्ट में जब नजर आया कि जज साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो एक तरफ हैं, और जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब हैं, वो दूसरी तरफ है। जस्टिस मुनीब हम्म। साहब, वो हम्म। दूसरी तरफ हैं। हम्म। तो नजर ये आया कि फिर वो बेंच बनता नहीं नजर आता नवंबर से पहले। हम्म। इसलिए फिर एक तरमीम लेके आए जिसमें ऑर्डिनेंस ले आए, और ऑर्डिनेंस ने अमेंड किया और कहा कि चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जो जज हैं यानी मंसूर अली शाह साहब, हम्म। और जो तीसरा नॉमिनेटेड जज चीफ जस्टिस साहब का, वो ताकि वो चीफ जस्टिस साहब का जब नॉमिनी जज आएगा तो हो सकता है कि वो कमिटी का मेजोरिटी का फैसला वो हम्म। हो जो चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं। लेकिन
उसमें मंसूर अली शाह साहब ने जब ये आ गया ऑर्डिनेंस, हुँ, और उस ऑर्डिनेंस में अमीनुद्दीन साहब का जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को नॉमिनेट कर दिया गया और मुनीर साहब को निकाल दिया गया। हुँ, तो उस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिजेक्ट किया और वो कमेटी में बैठे नहीं। हुँ, जब वो कमेटी में बैठे नहीं, तो कमेटी रह गई दो अरकान की, यानी चीफ हुँ, जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। हुँ, हुँ, अब वो दो अरकान जो हैं, दो मेंबर्स जो हैं, वो कमेटी बनती नहीं, कमेटी बनती है तीन अरकान की, तीन जजेस, जिसमें सीनियर मोस्ट जो सीनियर तीन जज जैसे मंसूर अली शाह साहब हैं, उनका मौजूदगी जरूरी है, यही कहता है ऑर्डिनेंस। हुँ, अब वो जब ये मामला आया, तो जो दो जजेस जज साहबान थे, उन्होंने एक बेंच अपनी मर्जी से बना दिया। हुँ, मुनीर बख्तर साहब ने ये देखा कि ये बेंच तो है, इसकी तश्कील दुरुस्त नहीं है, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं इस बेंच पे नहीं बैठूंगा। हुँ, हुँ, जब उन्होंने ये फैसला कर लिया, अब खत में पता नहीं उन्होंने लिखा है कि नहीं, हुँ, लेकिन हो सकता है यही वजह हो। जब उन्होंने फैसला किया कि मैं नहीं बैठूंगा, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हुँ, आज का बेंच खत्म हो गया और अब वो हुँ, चीफ जस्टिस साहब शायद नया बेंच कमेटी के पास लेके जाएंगे हुँ। कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अच्छा तो सर इशू कुछ आप कानूनी मैं भी है, जी, जी, ये मैं इख्तिलाफात माज़रत जो हैं। जी, जी, सर मैं इसमें एक छोटा-सा सवाल करना चाहूँगी। आप खुद भी आज कोर्ट में मौजूद थे, आपका उनसे मुकालमा भी हुआ, आपने फुल कोर्ट बनाने की भी बात की। आपके ख़्याल में अगर उस ऑप्शन पे चले जाया जाए तो कितना बेहतर हो सकता है? मतलब आपकी जो सजेशन थी उसको कितना एंटरटेन किया गया कोर्ट की तरफ से? कि देखिए, मैंने ये कहा, मेरा मौकफ ये था कि हुँ, आपके सामने दो सवाल आ गए। हुँ, एक सवाल ये है कि क्या दो मेंबर जो कमेटी है, हुँ, क्या दो मेंबर्स बैठ के बेंच बना सकते हैं अगर एक मेंबर उस कमेटी में नहीं बैठे, यानी कि अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठे, तो क्या बाकी दो जो मेंबर्स हैं, चीफ जस्टिस और जस्टिस साहब, वो बना सकते हैं बेंच या नहीं, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर मुनीर बख्तर साहब नहीं बैठते, जो ऑथर जज थे, हुँ, हुँ, तो क्या ये केस की समाअत हो सकती है रिव्यू की या नहीं, हुँ, हुँ, क्योंकि कानून ये कहता है कि ऑथर जज को बैठना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ये दोनों सवाल के जो जवाब हैं, वो इस वक्त हमारे कानून में या रूल्स में नहीं लिखे, तो इसका किसी ने तो फैसला करना है। हुँ, चीफ हुँ, जस्टिस साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि देखें, अगर आपकी बात मान लें, तो फिर तो ये होगा कि हम कोई बेंच बना ही नहीं सकेंगे जब हुँ, तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठे ना उस कमेटी में, हुँ, तो हुँ, ये तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का काम रुक जाएगा। मैंने कहा ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि काम रुक जाएगा, हुँ, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी ताबे है कानून के, तो इसका हल कोई ना कोई तो ढूंढना है। हुँ, अब हल कौन ढूंढ सकता है? हल सिर्फ दो या तीन ही है। एक तो ये है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे और हुँ, इसका हल तलाश करे और उस पर कोई फैसला करे, हुँ, या दूसरा ऑप्शन ये है कि पार्लियामेंट कानून साजी कर दे हुँ, और उसमें कोई ऑप्शन डाल दे। हुँ, ये दो ही रास्ते हैं। उसके लिए मैंने ये जब सजेशन दी, तो चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर कोई फैसला नहीं कहा, सुनाया। हुँ। उन्होंने यही कहा कि हम सुबह पहले मुनीब अख्तर साहब को मनाने की कोशिश करेंगे हुँ, और फिर देखेंगे आगे। सही। अच्छा अब सर ये बताइएगा कि अब एक और अहम चीज़ भी है वो ये कि ख़बरें ये थीं कि अक्टूबर के पहले 10 दिन में जो एक जुडिशल पैकेज नाम की चीज़ आनी थी हुकूमत की तरफ से वो इन प्रोसेस है। मौलाना साहब से भी इस पे काफ़ी बात हो रही है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने क्वेटा में इस पे बात की है और उन्होंने कहा है कि देखिए जो आइन और वफ़ाक के जो केसेज़ हैं वो उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए बल्कि सूबों के लेवल पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए। तो सर 2 सवाल हैं मेरे, एक तो ये कि क्या ये इतनी शदीद ज़रूरत थी इनकी, तो पहले क्यों नहीं सोचा गया मिसाक जमहूरियत के नाम के ऊपर? और दूसरा ये कि आपके ख़्याल में क्या नंबर गेम पूरा है? क्योंकि नून लीग ये कह रही है कि मौलाना को हम अज़राए तफ़न्नुन शामिल करना चाहते हैं, वरसे ज़रूरत नहीं है, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। तो वो नंबर्स कैसे पूरे होंगे अगर जेयूआई फे भी नहीं है, पीटीआई भी साथ नहीं है? पहली बात तो आपके दूसरे सवाल का बड़ा जी, आसान जी। जवाब है, और वो ये है कि नंबर्स नहीं है। हुँ, और नंबर्स की वजह नहीं है, इसीलिए ये चाहते हैं कि ये आर्टिकल 63A की हुँ, जो इंटरप्रिटेशन है, जो तशरीह है, अदालत चेंज कर दे, ताकि वो फिर हमारे लोग तोड़ के हुँ, नंबर्स बना सकें। हुँ, हुँ, क्योंकि अभी ये है पोजीशन कि अगर हमारे लोग वो तोड़ भी लेते हैं, हुँ, अज्यूम करें एक आर्गुमेंट से के लिए कि वो कोई एमएनएज हमारे 8, 10, 20 चले जाते हैं दूसरी हुँ, तरफ, तो उसका फायदा हुकूमत को इसलिए नहीं है क्योंकि उनका वोट जो है वो काउंट ही नहीं होगा। हुँ, हुँ, तो उधर हुकूमत के पास उनको कोई नजर नहीं आता कि कोई फायदा हो सकता है। हुँ, तो जब तक वो उनके वोट काउंट नहीं होंगे, तब तक वो फायदा नहीं, और वो वोट काउंट करने के लिए जजमेंट सीख करते हैं। हुँ, इसलिए नंबर्स का अगर कोई कहता है, तो नंबर्स की अभी रेलेवेंसी नहीं, अभी सिर्फ ये रेलेवेंसी है कि नंबर्स होते हुए भी
वोट कितने होंगे, हम्म, वोट कितने काउंट होंगे। हम्म, वो चाहे 300 के 300 एमएनएस क्यों ना रख लें, लेकिन वो वोट जो काउंट होंगे वो सिर्फ उन्हीं के होंगे जो पीटीआई के मेंबर्स नहीं है। हम्म, इसलिए नंबर्स आपको देख लें कि पीटीआई के मेंबर्स के बगैर वो नंबर्स नहीं उनको मिल ठीक, यानी सकते। आपको इसलिए ये जी, जजमेंट जो है बड़ा हम्म, फैसला था। बिल्कुल ठीक, दूसरा आपने कहा कि हम्म, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क्या एकदम जरूरत पड़ गई, तो मेरा ख्याल है आपके सवाल में ही जवाब है। हम्म, यकीनी तौर पे इतनी देर से ये फैसला किया हुआ था, वो जो एक था, उन्होंने एक एग्रीमेंट की थी लंदन में बैठ के, हम्म, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने हम्म, उस वक्त मुल्क से बाहर ये फैसला किया था और उसको लिखा था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाएगा। लेकिन वो फिर हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत आ गई, पीएमएलएन की भी हुकूमत आई उसके बाद, पीडीएम की हुकूमत भी आई उसके बाद, लेकिन वो उनको जरूरत नहीं पड़ी। हम्म, अब एकदम ख्याल इसलिए आया क्योंकि मैंने जैसा पहले भी शुरू किया था, क्योंकि हुकूमत को एक गलतफहमी है। हम्म, गलतफहमी ये है कि शायद वो जजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम्म, और उनका ख्याल है कि आईनी अदालत बना के उसमें अपने मनपसंद जजेस रख के तो फिर वो उससे फैसले अपने हक में करा लेंगे। हम्म, और ये फैसला जो है जिसमें रिजर्व सीट का फैसला है, हम्म, जिसमें आईनी तशरीह का मामला है, आर्टिकल 63A का, उनके भी फैसले तब्दील करने की ये उनकी ख्वाहिश है। लेकिन अगर वो तारीख पढ़े तो उसमें उनको ये नजर आता है कि एक बार जज कोई बन जाए तो फिर वो किसी का जज नहीं रहता, वो सिर्फ आइन का जज होता है। हम्म, तो ये जज जज खेलना जो है वो बंद कर दें। हम्म, हमें मसला ये है, हमें क्या प्रॉब्लम है आईनी कोर्ट से, हमें बेसिक प्रॉब्लम है टाइमिंग। हम्म, एग्जैक्टली जो आपने बात की, जो आपने सवाल पूछा, बेसिकली टाइमिंग ऐसी है कि चूंकि ये वजह है कि कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको गलतफहमी है कि कंट्रोल कर लेंगे, तो हम इसको उस बुनियाद पे उसको अपोज कर रहे हैं। अगर आईनी अदालत बनानी है, अगर बनाना चाहते हैं तो उसको फेज के मुताबिक बनाए। पहले सुप्रीम कोर्ट में बेंच बना दें जो कि आईनी बेंच हो, और उसके बाद अगर वो कामयाब हो एक्सपेरिमेंट, तो फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए। हम्म, उस पर हमारे से बातचीत हो सकती है, लेकिन इस जल्दबाजी में और इस टाइमिंग के साथ हम्म, हमें मंजूर नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब थोड़ा-सा अगर मैं जमात के हवाले से आपसे सिर्फ जानना चाहूँगी, वो ये कि खान साहब ने गुफ्तगू की है, पैगाम भी अपना दिया है पार्टी के कारकुनों को कि अब मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जलसे किए जाएँ। उन्होंने मियाँ वाली, फैसलाबाद, बहावलपुर के लिए कहा है कि 2 अक्टूबर, फिर उसके अलावा लाहौर में 5 अक्टूबर, इस्लामाबाद के लिए 4 अक्टूबर। सर, अगर मैं रावलपिंडी की पिछली गैदरिंग की बात करूँ तो किसी भी तरह पीटीआई के लोगों को रावलपिंडी पहुँचने नहीं दिया गया। उससे पहले लाहौर में इतने मसाइल रहे और उससे पहले इस्लामाबाद में भी बड़ी मुश्किलात रहीं। एक तो किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन गैदरिंग्स को कैसे करने की कोशिश करेगी जब हर तरफ रुकावटें हों, रास्ते बंद हों, कारकुनों को जगह जगह रोका जाए, कंटेनर्स हों, तो आप लोग ये अपनी जो स्ट्रीट पावर है ये कैसे शो कर सकेंगे जब बेसिक जो रास्तों के जो एक रूट्स हैं वही आप लोगों के कारकुनान के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। जिस तरह लोग ख्वार होते रहे रावलपिंडी के लिए भी, वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, तो ये कैसे मैनेज होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ी शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान में एहतजाज का हक, हम्म, हालांकि आइन आपको देता है, लेकिन हमारी वो जो आईनी हक है एहतजाज का वो पूरा नहीं हो रहा। हम्म, और वो पूरी 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 तरह चला जा रहा है, और अदालतें भी मदद नहीं कर पा रही। तो ये एक अफसोसनाक बात तो है। अब आपका दूसरा सवाल है कि प्रैक्टिकली हम किस तरह इसको ये जो रुकावटें डाली गई हैं हम्म, या डाली जाती हैं उसको किस तरह हम करेंगे, उसका हल क्या है हम्म, हमारे पास। तो ये अभी तक आपकी बात दुरुस्त है कि जो पहले लाहौर में भी हुआ और जो इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी हुआ, हम्म, उसमें कॉल ऑफ हो गया था हम्म, एक तरह से बड़ी जल्दी। हम्म, ये और बहर उसकी वजह से भी लोगों को जरा परेशानी हुई कि वो जाना भी चाहते थे, पहुंच भी रहे थे, लेकिन वो चूंकि जलसा ही खत्म हो गया तो वो जो लोग पहुंचे भी वो भी मायूस हुए। हम्म, वो सुनना चाहते थे, वो पैगाम सुनना चाहते थे इमरान खान साहब का, लेकिन वो नहीं हो सका। अब इस बार आज के दिन मेरी मुलाकात तो नहीं हो सकी इमरान हम्म, खान साहब से, मैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन जो मुझे वहां से डायरेक्ट पैगाम मिला है, उन्होंने अब ये कहा है कि ये जो जलसों को खत्म करना है, ये मुझे मंजूर नहीं है। काफी एक तरह से उन्होंने स्ट्रिक्ट हम्म, ऑर्डर्स भी पास किए, और उन्होंने अब कोई मखसूस लोगों को कहा है कि वो फैसला करेंगे
और वहां पहुंच के फैसला करेंगे कि कब उन्होंने खत्म करना है हुँ, जलसे को। लेकिन हुँ, जलसा जरूर होगा, और वो हुँ, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका आपको मेरा ख्याल है ऑलरेडी हुँ, आगे आ जाएगा आपको उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें आपको पता चल जाएगा हुँ। कि जलसा कब होगा और कैसे होगा और उसका कंट्रोल कौन करेगा। सही। अच्छा सर, मैं एक सवाल जाते-जाते करना चाहूँगी, आपके लिए यकीनन मुश्किल होगा जवाब देना, लेकिन आप थोड़ी-सी अगर वज़ाहत कर देंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। ये जो पिछला इंसिडेंट रहा रावलपिंडी का और फिर कॉल ऑफ कर दिया गया, जैसे आपने खुद भी कहा, तो ये भी कोई खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बानी चेयरमैन साहब जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब की परफ़ॉर्मेंस से खुश नहीं हैं और शायद उनको हटा दिया जाए। तो अगर आप थोड़ी-सी वज़ाहत कर दें कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं? मेरा ख्याल है जी, ये र्यूमर्स चलते रहते हैं जब भी कोई हुँ, ऐसी बात होती है जहाँ कोई जिसको कहें खामियां हों या कोई गलतियां हों या कोई हुँ, इश्यूज अराइज हों, तो लोग फिर मुख्तलिफ बात करते हैं। और कई बार तो मुझे भी निकाला गया है, कई बार दूसरे को निकाला गया है। तो ये बातें हुँ, होती रहती है, इसको इग्नोर कर देना चाहिए जब तक एक्चुअली मैं खुद ना सुनूं सही। ऐसी बात, या खान साहब हुँ, मुझसे डिस्कस ना करें, हुँ, तब तक इसको मैं इग्नोर ही करता हूँ। तो ये बात मैंने भी सुनी। हुँ, आपने जो कहा, मुझे रिपोर्टर्स ने पूछा आज भी और कल भी, हुँ। लेकिन कोई उसमें सदाकत नहीं है अभी फिलहाल मुझे नजर आता। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब सर आपके वक़्त के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा, वकील भी हैं, इसके अलावा सेनेट में पार्लिमानी लीडर भी हैं इस जमात के, और बड़े वाज़ेह अंदाज़ में उन्होंने उन तमाम तर क़यास आराइयों को भी रद्द किया है। दूसरा ये कि मुल्क भर में जो कैंपेन अब शुरू करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, उसके ऊपर भी मुख़्तसरन बात की है, लेकिन ख़ास तौर पर वो जो तमाम कानून साज़ी इस वक्त अंडर प्रोसेस है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का लाहेअमल क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी रोशनी डाली। एक मुख्तसर वक़्फ़ा और कुछ दीगर आइनी और कानूनी मामलात के ऊपर ही सियासी तजिया जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत की तरफ से पै दर पै ऐसी गलतियां की जा रही हैं या फिर ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिसके बाद लगता यह है कि शायद कानूनी तौर पर हुकूमत की टीम सही मायनों में तैयार नज़र नहीं आती है। चाहे मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला हो, उसमें भी फैसले पर अमल दरामद पर जो लहतो लाल से काम लिया गया, और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तौजीहात पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की सूरत में पिछले कुछ दिनों में, लगता यह है कि सही मायनों में तैयारी हुकूमत और उसके कैंप की तरफ से नज़र नहीं आती है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कि कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन अब उसमें अमेंडमेंट के बाद जो ऑर्डिनेंस बनाया गया, उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, और उसमें जो अदलिया के अंदर तकसीम है वो बड़ी हद तक वाजे होती हुई नजर आती है। और फिर आज हमने एक और मंजर देखा जो कि आर्टिकल 63A के हवाले से था, जिसमें जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लार्जर बेंच जो बनाया गया था उसकी समाअत की गई, तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद नहीं थे और उन्होंने खत लिखकर अपनी माजरत का इजहार किया था। लेकिन अब देखना ही होगा कि ये जो खलीज हुकूमत की तरफ से उठाने वाले इक़दाम के बाद बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या इस खलीज को कम करने के लिए हुकूमत कोशिश करेगी या फिर इस खलीज से मजीद फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी? इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। सी तजियाकार मुनीब फारूक साहब मेरे साथ मौजूद है। मुनीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा मुनीब, आपसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने यही बात की थी कि हुकूमत एक के बाद एक गलती कर रही है। आपने इसी प्लेटफॉर्म पर कहा था कि जुडिशल पैकेज तो बन गया है, इस पे अमल दरामद की भी कोशिश होगी, और फिर मखसूस नशिस्तों पे आपने कहा था कि तफसीली फैसले के बाद इन एनी केस इस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की हुकूमत को आखिर कौन से लोग हैं जो कि मशवरे दे रहे हैं कि वो ना मखसूस नशिस्तों के ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं, बल्कि उस पर अमल दरामद से भी नफ़ी का इजहार कर रहे हैं, फिर आर्टिकल 63A जैसे नए मसले को सामने ले आए, मतलब पिछला मसला ख़त्म नहीं होता, अगले मसले को ले आते हैं। तो आखिर ये डायरेक्शन कौन मुतय्यन कर रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी जो स्टेटेड पोज़ीशन है, जो मैंने आपके सामने रखी थी, वो पिछली दफ़ा भी यही थी कि आईनी कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुँ, होना चाहिए। हुँ। लेकिन मैंने ये साथ ये भी अर्ज़ किया था कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, नहीं क्योंकि होगा, कोई बिल्कुल। करना नहीं चाहता। हुँ, हुँ, और वो अब वाज़ेह है, वो तो ख़ैर किसी का इरादा भी हुँ, नहीं है। वो फ्रॉम द डे वन वो तो एक खबर थी जो हुँ, मैंने आपके सामने रखी, और बार-बार मैं वही चीज़ सामने इसलिए रखता हूँ कि वो अभी तक हमारे सामने ऐसे ही है कि वो नहीं हो रहा। हुँ, अब मसला ये है कि आपने कहा डायरेक्शन कौन सेट करता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो हाइब्रिड रिजीम होते हैं, हुँ, जहाँ हुकूमतों के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जिनमें इनग्रेस बहुत ज़्यादा होता है, और ये तो क्योंकि हाइब्रिड का एक बड़ा प्रो मैक्स किस्म का वर्जन है, तो यहाँ पर तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बहुत फुटप्रिंट आपको नज़र आएगा।
तो वजारत कानून तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जाहिर बात है इसके अंदर और भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, और जो कुछ हो रहा है वो फिर किसी से ढका छुपा तो है नहीं कि वो किस तरह से हो रहा है। अभी जो बेसिक इशू है वो ये है कि आईनी तरमीम लाने के लिए हुकूमत तोड़बाजी लगाएगी, और मेरे ख्याल में वो तरमीम मंजूर भी हो जाएगी। जहां तक बात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की है, वो कानून बनाया गया था, वो काजी फायज ईसा साहब उसके बड़े दाई थे, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया और बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन जाहिर बात है अब कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनको शायद उनको सरकमवेंट करने के लिए उन्हें इसमें मकसूद था हुकूमत को भी कि काजी फायज ईसा साहब को दोबारा इख्तियार दिया जाए। तो उन्होंने उसके अंदर एक ऑर्डिनेंस के तहत तरमीम कर दी जो कि कानूनी है बहैसियत, मतलब कोई ऐसी गैर आईनी या गैर कानूनी काम नहीं है। अप्रिशिएट नहीं किया जाता कुछ चीजों को, लेकिन वो कानूनी एक काम है कि जो ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। अब उसमें काजी फैसल साहब ने मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया, एक और जज साहब को बीच में ले आए। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन है वो इस डेवलपमेंट के बाद नहीं हुई, वो तो बड़ी पुरानी है, वो बंदयाल साहब के वक्त भी थी, अब भी वो एक नए लेवल पर चली गई है। लेकिन मसला वही आ जाता है कि क्योंकि जजेस ने पोजीशंस अपनी ऐसी ले रखी हैं जो निहायत एहतराम के साथ, ये नहीं है कि वो कानून या आइन के मामलात के तहत है। मैं बहसियत पाकिस्तानी कह रहा हूँ, वो उनकी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स या अपनी सियासी इंक्लिनेशन, अब अगर मैं कहूँ तो वो भी बाय एंड लार्ज चीजों में जाहिर हो रही होती है। अब जो इसमें है मामला वो सबके सामने है। अगर आज हम क्रिटिसाइज करते हैं कि काजी फैज साहब जो कर रहे हैं वो बादे नजर में हुकूमत के बहुत फायदे में है और तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, तो कुछ अर्सा पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता था वो वाज़ेह तौर पर नजर आता था। जिस तरह कुछ चीजें हुई वो तहरीक इंसाफ के हाँ, हक में बिल्कुल। थी। अब 63 का जो आपने जी। जिक्र किया, देखिए वो एक निहायती भोंडा फैसला है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, उसको तो रिविजिट करना बनता है, क्योंकि जब फौजदारी तावीलों को लेकर आप आईनी आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करेंगे तो फिर तो आप एक मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है वो करवाएंगे, और फिर उसके नतीजे में जो मकसूद है वो तो हो जाएगा, लेकिन किसी एक स्टेज पे जाकर तो वो तब्दील होगा। मेरे ख्याल में अब वही होने जा रहा है। अच्छा, आपके ख्याल में, क्योंकि अब कुछ लोगों की राय ये भी थी कि जो आर्टिकल 63 है अगर इसकी तशरीह दोबारा की जाती है तो फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता हमवार होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी अब जिस तरह ये कह रही थी कि अगर कोई कारकुन पार्टी पॉलिसी को नहीं पसंद करता तो वो उसके हक के बजाय उसके खिलाफ भी जा सकता है, वो फैसले में आज़ाद होना चाहिए। तो आपके ख्याल में क्या इसको हम फ्लोर क्रॉसिंग की मद में लेंगे या फिर जो पीपल्स पार्टी का स्टांस है वो दुरुस्त करार दिया जा सकता है सियासी तौर पर? देखिए, जो बुनियादी चीज़ है कि फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है 63, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। ये गालिबन 14वीं तरमीम थी और मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से लेकर आई थी। उस वक्त ये पास किया गया था कि जी इसको रोका जाए फ्लोर क्रॉसिंग को। लेकिन जो आइडिया था पूरी फ्लोर क्रॉसिंग का वो तो गैर गलत नहीं है, लेकिन ये कि जी आप वोट भी कास्ट नहीं करेंगे, और अगर आप वोट कास्ट कर लेंगे अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाकर तो वोट भी काउंट नहीं होगा और आप डी-सीट भी हो जाएंगे। हालांकि नेट इम्पैक्ट ये था कि वोट कास्ट हो जाएगा, वोट काउंट होगा अगर आप पार्टी लाइन, लेकिन आप डी-सीट हो जाएंगे फॉर द रिमेनिंग टर्म ऑफ दी असेंबली। लेकिन यहाँ तो दोनों काम बड़े उल्टे हो गए। तो ये तो आप क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकली कन्वीनियंट है तो पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि जी पार्टी लाइन के खिलाफ, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये पार्टियां तो चल ही नहीं सकती अगर ये अपने कारकुनान या अपने एमएनएज और एमपी साहिबान को ये इख्तियार दे दें कि आपको अगर पार्टी की पॉलिसी पसंद नहीं है तो आप हुकूमत में की तरफ वोट कर दें, अगर आप हुकूमत में है तो अपोजिशन की तरफ जाकर इसको रिजेक्ट कर दें, तो वो तो फिर ये एक सेल्फ डिफीटिंग किस्म की मूव होगी। वो तो खैर ऐसे जिसे कहा जाता है ना कि वो ऐसे ही जस्ट टू एक प्लेइंग टू द गैलरी वाला काम है कि इस वक्त सब चल रहा है तो ये भी आप कर दें। असूली तौर पर तो ये जमातें कितनी लेवरेज दे ही नहीं सकती अपने एमबी एमएनएस को कि वो अगेंस्ट पार्टी लाइन जाकर कोई वोट करें या अपनी राय का इजहार करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ की मैं आपसे वजाहत चाहूँगी, वो ये कि जिस तरह जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया उसके बाद जब उस कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि जो पुरानी कमेटी है उसको बहाल होना चाहिए। मतलब उन्होंने इस पर कंप्लेन भी एक तरीके से उन्होंने उसको रजिस्टर करवाने की कोशिश की, गालिबन ख़त भी लिखा। अब ये जो आर्टिकल 63 का केस है इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उन्होंने भी रिटन में लिख के दिया। आपके ख्याल में ये मसाइल अब ऑब्वियसली बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ख्याल में इसमें इवेंचुअली क्या रेजिस्टेंस सामने आएगा? ये एक तरीके से क्या हुकूमत और अदलिया के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है? अदलिया के दरमियान ऑब्वियसली इख्तलाफात तो हैं, पहले भी थे, लेकिन अब ये जो रिटन लेटर्स का एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, इससे कितना नुकसान होगा जुडिशरी को, खासतौर पर एक ऐसे वक्त में जब बज़ाहिर तो 1 महीना ही रह गया है चीफ जस्टिस साहब के जाने में? देखिए, बात ये है कि
खतूत तो पहले भी लिखे जाते थे, काजी फायज ईसा साहब लिख देते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, वो तो शायद नहीं है, लेकिन जिस तरह वो एक पब्लिक डिबेट बन गए हैं वो बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारे मुल्क में जो इस वक्त सबसे बड़ी अदालत है ओपनली इस वक्त, होने लगे हैं बहुत। जी हाँ, ओपनली हो रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन जज साहिबान तो शायद स्कूल के बच्चों की तरह उस पोजीशन पर आ गए हैं कि वो शायद एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं फरमाते, एक दूसरे के साथ किसी बेंच में बैठना नहीं चाहते। ये खैर अब चीजें ज्यादा डिस्टिंक्ट हो गई हैं, पहले भी थी, अब शायद वो एक स्केल ऊपर चला गया है। हुकूमत के साथ देखिए, जुडिशरी का वैसे तो अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हुकूमत के साथ तो कोई इतनी जुडिशरी की पहले भी नहीं बन रही थी, अब जरा हालात मजीद खराब हो गए हैं। मेन मसला ये है कि इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े पर हैं या इकट्ठे हैं, और जो तासुर हुकूमत देती है वो ये कि जज साहिबान एक मेजॉरिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जो कि बहुत ज्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप, लिहाजा वो जस्टिस डिस्पेंस नहीं कर रहे, वो पार्टिजन हो गए हैं और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। वेयर एज जजेस का ये कहना है कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट हमारे ही इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनरोड्स बना रहे हैं, और हमारे चीफ जस्टिस को वो एक एक्सटेंशन या उनकी टेन्योर में इजाफा करके या उनको किसी एक नई आईनी अदालत के अंदर बना के एक सुपरा बॉडी बनाकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसके अंदर रखना चाहते हैं ताकि अपने मन मर्जी के फैसले करवाएं। सो ये बोथ साइड्स हैं, बट इट्स ऑल पावर पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल इक़्तिदार से रिलेटेड है, ताकत से रिलेटेड है तमाम, और इसके नताइज भी बिल्कुल यकीनन सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी। यकीनन लीगल एस्पेक्ट के ऊपर ये हुकूमत अपनी एफर्ट्स तो कर रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो यकीनन पावर पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन आखिर इस एक्सरसाइज के बाद सही मायनों में पावर किसके पास जाती नज़र आ रही है आने वाले हफ्तों में नज़र आ जाएगा, क्योंकि जो लेजिस्लेशन इन प्रोसेस हैं अक्टूबर के महीने में, अगर वो पार्लियामेंट से हो जाती हैं तो यकीनन अपोजिशन मजीद कमज़ोर और हुकूमत मजीद मजबूत हो जाएगी। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद नून लीग की कुछ और पॉलिटिक्स के जो तरीक़ाकार है ख़ास तौर पर उस पर, और जो कानून साजी आने वाले हफ्तों में होने वाली है, इसी के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून सियासत के हवाले से कई दहाइयाँ गुजार चुकी है, लेकिन इस मरतबा जो हुकूमत चल रही है मुस्लिम लीग नून की, ना तो खुद मुस्लिम लीग नून उसे सही मायनों में ओन कर रही है और ना ही डिसओन कर पा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ तक डिलीवरेंस की बात हो, डिलीवरेंस के ऊपर भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि सही मायनों में इस वक्त की जो हुकूमत है वो बज़ाहिर टेक्नोक्रेट हुकूमत से ज़्यादा मुमासलत रखती है बजाय इसके कि सियासी हुकूमत हो, क्योंकि सियासत के हवाले से देखा जाए तो अपोजिशन से निपटने की हिकमत अमली का भी फुकदान नजर आता है। और ख़ास तौर पर इस हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि क्या शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इदारों के लिए बेहतरीन ऑप्शन इस वक्त मौजूदा सिनेरियो में वही नज़र आते हैं, क्या वाकई वही शहबाज शरीफ साहब इन तमाम मसाइल से इस हुकूमत के साथ निकालने के लिए इस हुकूमत के अलावा जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी तैयार हैं या फिर नहीं? तो अगर इस हवाले से अपोजिशन से बात की जाए तो वो उनको एक नाकाम वज़ीर आज़म तस्वुर करते हैं, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पर IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान की हुकूमत इसको अपने लिए एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है, लेकिन उनके सामने सीरीज़ में अदालतों के हवाले से, अदलिया के हवाले से जो चैलेंजेस मौजूद हैं उसमें बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऐसी बड़ी जमात नहीं है जो कि खुलकर उनका साथ दे रही हो। क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून खुद भी इस हुकूमत को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रही है उनको इशूज़ में जिसमें आईनी तरामीम की बातें गर्दिश कर रही हैं, और ख़ास तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से बात की जा रही है? इन दोनों अहम तरीन इशूज़ को अगर सामने रखा जाए तो नून लीग सही मायनों में रिस्पॉन्स से आ रही नज़र आती है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे सेगमेंट में मौजूद है ना सिर्फ ये कि सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बल्कि ख़ास तौर पर मुख्तलिफ हुकूमतों में उरूज व ज़वाल की दास्तानें अपनी आंखों से देखते भी रहे हैं और उनका हिस्सा भी रहे हैं। आसिफ किरमानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि मौजूदा हुकूमत वैसे तो बज़ाहिर माशी इशारियों में बेहतर परफॉर्म कर रही है, IMF से मुआहिदा भी हो रहा है और तब्दीलियाँ भी नज़र आ रही हैं, महंगाई भी कह रहे हैं कम हो रही है, लेकिन अगर सियासी महाज पे देखा जाए तो कुछ ख़ास नहीं कर पा रही है, तनकीद की जद में है। ना अपोजिशन सही मायनों में कंट्रोल हो पा रही है और ना हुकूमत के इत्तेहादी दिल से उसके साथ हैं। आपके ख्याल में वजह क्या है? वो लीडरशिप का फुकदान है या फिर आपको लगता है कि इदारों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है हुकूमत को चलाने में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना बीबी, आपने एक सवाल में कई सवाल कर दिए, कोशिश करता हूँ मैं उसको जी वन बाय जी। वन। देखिए जहाँ तक तो आईएमएफ की बात है तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, हुकूमत ने ये एक टारगेट अचीव किया है। माजी में भी उन्होंने जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी और यही तकरीबन सेटअप था, तो उस वक्त भी वो आईएमएफ के साथ अपना पैकेज लेने में कामयाब हुए। लेकिन देखने की ये बात है कि चाहे वो 16 माह हो या अब, क्या आईएमएफ के पैकेजेस जो पाकिस्तान को मिले उससे अवाम की जिंदगियों में क्या बेहतरी आई? अगर आप उस तरफ देखेंगे तो मैं समझता हूं कि उसमें 0/0 कारकर्दगी पहले भी पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान रही और अब भी है। अब देखिए ना, महंगाई का आपने जिक्र किया। अब इदारा शुमारियात कहता है कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। अब मुझे ये बताइए कि आप भी बाजार जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, कौन सी एक ऐसी चीज है जिस पे हम कह सकें हाँ भाई ये तो बहुत कम कीमत पे आ गई है? ये पेट्रोल जो 250 रुपए लीटर हुआ है आजकल, ये 150 लीटर पे आ गया है। देखिए ये एक प्रोपेगेंडा है और मुझे नहीं मालूम कि माजी में आईएमएफ के जो कर्जे थे वो कहाँ लगे हैं पीडीएम की गवर्नमेंट में और अब कहाँ लगने जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ठीक। अब आ जाइए आपके ये हुकूमत की जो है। देखिए ये हुकूमत एक बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत है, मैं इसको समझता हूँ। चूंकि इस हुकूमत के वजूद में लाने के लिए, इसको कायम करने के लिए, खड़ा करने के लिए जिन चीज़ों का सहारा लिया गया, वो तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कोई काबिल फ़ख्र अमल नहीं था। यानी जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, उसके जो नताइज आए, उसको वो तो एक मुतनाज़िया सूरत इख्तियार कर गए। कोई फॉर्म 45 लेके रो रहा है, कोई फॉर्म 47 लेके रो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये उन मानों में एक ऐसी हुकूमत है जो अपने ही साए से खौफजदा है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें। इनको भी मालूम है कि वोट अवाम ने कहीं और डाला था और इक़्तिदार इनको जो मिला है वो जिस तरीके से मिला है, तो मैं समझता हूँ कि एक टोटल डिस्कनेक्ट है इस गवर्नमेंट का विज़ावी दी पब्लिक इश्यूज जोन से हैं। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, आपका जॉबलेस यूथ है। उस मामले में तो मुझे कुछ, हाँ, अगर इश्तिहारात पर चलनी है हुकूमतें, ट्वीट्स पर, एक्स ट्विटर पर नहीं चलनी चलिए, है। इश्तिहारात तो सर पहले भी होते रहते हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल की इजाज़त दें। आप सही कह रहे हैं कि शायद इससे बेहतर सूरत हाल की तस्वीर कशी नहीं हो सकती, लेकिन हुकूमत एक के बाद एक महाज भी तो खोलती जा रही है ना। एक मतलब चलिए मईशत में बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं अच्छा परफॉर्म किया। अब ये जो आइनी तरमीम की पूरी एक बहस शुरू हुई, कहा नंबर्स पूरे हैं, जब नंबर्स का मौका आया तब पता चलता है कि नंबर्स पूरे नहीं है, JUI फे की ज़रूरत है। नून लीग कह रही है कि हमें तो मौलाना साहब की अज़राए तफन्नुन ज़रूरत है, वरना तो नंबर्स हम पूरे कर चुके हैं। अब वो कैसे पूरे कर चुके हैं? दूसरा, इस इशू की वजह से अदलिया में तकसीम वाज़े हो गई है, इस पे भी कसूरवार अपने आप को नहीं समझती ये हुकूमत। तो ये गलतियाँ, संगीन गलतियाँ जिनको करार दिया जाए, आखिर ये कर क्यों रहे हैं? देखिए मैंने अर्ज किया ना कि ये एक ऐसा कॉम्बो है ये हुकूमत कि जिसमें के पॉलिटिकल टॉडलर जो हैं वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो ये आईनी तरमीम है, ठीक है, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, राइट है। हाँ, अगर आपके पास नंबर्स पूरे हैं हुकूमत के पास तो ठीक है, तरमीम कीजिए, लेकिन अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर। लेकिन यहाँ क्या सूरत हाल है कि इनको बदतरीन शिकस्त हुई, पसपाई इख्तियार करना पड़ी जब इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। और फिर मैं समझता हूँ जी, देखिए कि आप बजाय इसके कि इस वक्त पाकिस्तान के इदारे भी, मैं समझता हूँ कि चूंकि एक सोसाइटी में इतनी पोलराइजेशन हो गई है, ये सोसाइटी इतनी पोलिटिसाइज हो गई है कि उसका असर इदारों तक जा पहुंचा है। कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि जो इदारे हमारे बड़े मोहतरम इदारे हैं, उन इदारों को हम लोग मजबूत करें, उन इदारों को तवानाई हम दें, बजाय इसके कि हम इदारों को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो इदारों को कमजोर करने की और तकसीम दर तकसीम करने की, मसलन कि जी ये अदलिया भी मेरी हो, ये फलां इदारा भी, इस्टेब्लिशमेंट भी मेरा हो। ओ भाई, इदारों को मजबूत करो। इदारों को कमजोर करोगे तो तुम उस जिस शाख पर बैठे हो, तुम ऐसे ही है जैसे उस शाख को खुद काट रहे हो। लोगों के जो इश्यूज हैं, पब्लिक से तो तुम्हारा बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो तुम लोग। मुझे बताइए, पब्लिक के साथ जो हो रहा है, जो महंगाई ने, गुर्बत ने, बेरोजगारी ने हाल किया हुआ है लोगों का, अभी बिजली के बिल खत्म नहीं हुए, उनके बम गिर रहे हैं।
अब सुई गैस के बिलों से लोग खौफजदा हुए हैं, उस तरफ नहीं जाना। सिर्फ ये बयानबाजी, इश्तिहार और फेक और डिसइंफॉर्मेशन फैलाना। लेकिन मैं मजम्मत करता हूँ कि ये एक इदारों को कमजोर करने और तकसीम करने की कोशिश है। फिर आपके पास नंबर्स भी नहीं है, आप डंडे के तौर पर ये करना चाहते हैं। इसलिए जो 63A में तब्दीली चाहते हैं, तो आपके ख्याल में ये 63A में तब्दीली इसीलिए ना कि फिर फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल जाए। लेकिन सर फिर इसमें नून के साथ तो पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वो भी, उनकी भी यही ख्वाहिश है। तो आपके ख्याल में फिर सारी जमातें यही चाहती हैं कि अगर एक फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुलता है, हमवार होता है, तो होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, आपके ख्याल में ये कोई अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो फैसला नहीं कर सके कि आया अपोजिशन की तरफ जाएंगे या हुकूमत के साथ जाएंगे? देखिए सना बीबी, इस वक्त सियासत नहीं हो रही, ये पावर पॉलिटिक्स है। और जो लोग दावा ये कर रहे हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, वो सियासत नहीं कर रहे, वो मुलाजमत कर रहे हैं। ये नौकर पेशा मुलाजम टाइप लोग हैं, आप इनसे क्या तवक्को करेंगे? और गुजारिश ये है कि देखिए, आइन से छेड़छाड़ जब भी इस मुल्क में की गई है, उसके बड़े भयानक नतीजे निकले। या तो आप फैसला कर लें कि जी हमें ये आइन भी नहीं चाहिए, हमें जमहूरियत भी नहीं चाहिए, बिस्मिल्लाह, फिर और कोई सिस्टम ले आए। लेकिन इस तरह के एक आइन से छेड़छाड़ करना अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। माजी में भी हम इन तल्ख तजर्बों से गुजर चुके हैं। बाकी जाहिर है मौलाना साहब ने अगर कुछ उनकी का आपने रेफरेंस दिया, तो जब एक ये इस मुल्क में हुई पावर पॉलिटिक्स रही है, मैंने तो पहले अर्ज किया कि असूलों की, नजरियात की सियासत करने वाले तो जाके कब्रों में सो गए। जब पाकिस्तान में कोई असूल की, नजरियात की बात करने वाले जो थे, वो कब्रों में जाके सो गए। अब तो ये पॉलिटिकल टॉडलर्स हैं, ये सियासी नाबालिग हैं, सियासी नौमलूद हैं, जिनके हाथों में पाकिस्तान तमाशा बना हुआ है और हम तमाशा देख रहे हैं। जो लोगों के इश्यूज हैं, लोगों के मसाइल हैं, उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। एक 2% इलीट कैप्चर है इस मुल्क पर। एक क्लब है, एक अशराफिया का, और अल्लाह ला खैर सल्ला। वो आइन को भी समझते हैं कि एक मोम की गुड़िया की नाक बनाया हुआ आइन को, कि जब दिल करेगा उसको मरोड़ देंगे। टोटल पब्लिक से डिस्कनेक्ट है। पब्लिक में इनके खिलाफ नफरत पाई जा रही है, इस हुक्मरान टोले के खिलाफ। जो लोग इन्हें ये बता रहे हैं कि सब अच्छा है, वो गलत कह रहे हैं, वो मुलाजमत कर रहे हैं, वो मुलाजमत पेशा लोग हैं, वो इनके नौकर हैं। इनको हकायक नहीं मालूम हो रहे। रेत में सर दबाने से या बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले, बिल्ली छोड़ देगी उसे। असल चीज ये है कि ये अपनी प्रायोरिटीज इनकी गलत हैं। बजाय इसके कि आप इदारों को तवाना करें, मजबूत करें, उसके लिए सोच विचार करें, आप इदारों को डिवाइड करने पे तुले हुए हैं। ये क्या हो रहा है जी? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। इज दिस द पाकिस्तान ऑफ जिना? नो नो नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया यकीनन। और इस वक्त की हुकूमत की तरफ से गलतियां भी यही हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ किरमानी साहब, सीनियर सियासतदान मौजूद थे। यकीनन मौजूदा हुकूमत जो कुछ कर रही है उसका खुमियाजा आने वाले वक्त में ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल हैं, यकीनन उनकी कंसेंट बहुत से कोर इशूज़ के ऊपर मौजूद नज़र नहीं आती है। लेकिन हुकूमत की फिर भी हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नंबर गेम में वो आगे हैं, चाहे वो कानून साजी हो या फिर दीगर इशूज़ हों। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।